लास्ट ईयर आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने ये बोला कि अब यूजर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली अपने यूपीआई से लिंक करके उसे पेमेंट कर सकते हैं। और जहां अभी तक यूपीआई केवल हम अपने डेबिट कार्ड से ही लिंक कर सकते थे और जो पेमेंट होता था वो भी हमारे डेबिट कार्ड से ही कटता था, अब इस केस में वो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। और इस पूरी अनाउंसमेंट ने इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड जो फिनटेक इकोसिस्टम है उसको हिला के रख दिया। एंड इस अनाउंसमेंट के बाद फास्ट फॉरवर्ड टुडे 2 वीक्स बैक आरबीआई एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ आता है जहां वो अलाउ करता है बैंक्स को टू ऑफर अ प्री अप्रूव्ड क्रेडिट ऑन यूपीआई। यानी अब एक यूजर जो अपने बैंक को अपने यूपीआई से लिंक करा हुआ है उसका बैंक उसे एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट देगा, जिस लिमिट को वो तब चाहे तब इजीली अपने यूपीआई के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है और उस लिमिट में से वो जितना भी लोन लेगा उसे उस लोन अमाउंट पे ही उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने इन दो अनाउंसमेंट को यूपीआई के एक नए फीचर की तरह ही देखा हो, बट लेट मी टेल यू, ये दो अनाउंसमेंट इंडिया का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट एक बहुत बड़े गैप को फुलफिल करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। तो क्या है ये गैप और कैसे वी एज एन इन्वेस्टर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, ये जान के कि कैसे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक जायंट इंडियन इकोसिस्टम के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को फुलफिल कर रही है और इसको करके वो कैसे एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड दिखा सकती है। तो इस पूरे वीडियो को हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा गैप है जिसे आरबीआई अपनी इस अनाउंसमेंट के थ्रू फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और सेकेंडली हम ये जानेंगे कि कैसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक जायंट इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फुलफिल करने में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट पार्ट, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले अपनी आरबीआई की फर्स्ट अनाउंसमेंट पे आते हैं जहां पर उन्होंने ये बोला कि अब हम अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली अपने यूपीआई से लिंक कर पाएंगे। अब इस अनाउंसमेंट के पीछे की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको इंडिया में क्रेडिट कार्ड के यूजेस को देखना पड़ेगा। तो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू अ डेटा, इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है वो केवल 6.3% का है, यानी पर 100 इंडिविजुअल पे केवल 6.3% पीपल के पास ही एक क्रेडिट कार्ड है। अब अगर आप इस डेट को कंपेयर करोगे विद डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, तो आज यूएस में 73% सिटीजन्स के पास एट द एज ऑफ 25 एक क्रेडिट कार्ड होता है। अब आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार क्या फर्क पड़ता है कि एक पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं, स्पेंडिंग तो वो दूसरे मेथड लाइक डेबिट कार्ड वगैरह से भी कर सकता है, विच इज ट्रू। पर अगर आप इस पूरे सिनेरियो को एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे फोकस करे और जिससे उस कंट्री में जो फैसिलिटीज है वो आ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाए। और उसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा आए, और वो तभी आएगा जब उधर की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगी और कंजप्शन करेगी, जिससे मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़े। अब डिमांड बढ़ने से उधर की कंपनीज हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, प्रॉफिट ज्यादा गेन करेंगी और गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्सेस भी जाएंगे और उस कंट्री की जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ आएगा। और किसी भी कंट्री में कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको एक डेटा के बारे में बताऊं तो इंडिया में इन एन एवरेज एक क्रेडिट कार्ड यूजर 14,500 रुपीज पर मंथ खर्च करता है, जो कि 20 टाइम्स ज्यादा है एक एवरेज डेबिट कार्ड यूजर से। क्रेडिट कार्ड के बाद हमारे दिमाग में ये साइकोलॉजी डेवलप्ड हो गई है दैट वी ऑलवेज हैव अ एक्सेस फॉर अ फ्री मनी, जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। और हमारी इसी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग की हैबिट को समझते हुए जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ये आपको ज्यादातर ऑफर्स क्रेडिट कार्ड की परचेज पर ही देते हुए दिखेंगी, ना कि डेबिट कार्ड पे। और जिसका रिजल्ट ये है कि आज के टाइम टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में से 70% जो स्पेंडिंग है वो केवल इन्हीं ई कॉमर्स वेबसाइट पे होती है। और हमारी इसी स्पेंडिंग हैबिट को समझते हुए आरबीआई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अब जैसे कि आज आपको पता है कि इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड से ज्यादा जो प्रेफर करते हैं वो है यूपीआई, और यूपीआई कैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला चुका है इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त आप जिस मर्चेंट को पे कर रहे हो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि उस मर्चेंट के पास उस क्रेडिट कार्ड के यूज करने के लिए अलग अलग टाइप की बैंक मशीन्स हो, और उसके बाद उन जो पूरी ट्रांजेक्शन है यूजुअली उस पर क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क का आपको 2 से 3% एडिशनल फीस लगता है। और वहीं पर अगर आप यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो उस केस में मर्चेंट को केवल अपने एक शॉप पे एक स्टिकर लगाना है या तो एक साउंड बॉक्स लगाना है, उसमें स्कैन करके आप इजीली अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट करते हो, और ये पेमेंट विद इन सेकंड्स होता है और इसमें आपको 1 भी % का चार्ज देने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से आज के टाइम इंडिया में आप क्रेडिट कार्ड से ज्यादा यूपीआई को प्रेफरेंस देखोगे। इसीलिए आरबीआई ने ये क्रेडिट कार्ड का और यूपीआई का लिंकेज बनाया, बिकॉज इस लिंकेज के थ्रू जहां पर पहले एक एवरेज पर्सन जो यूपीआई से पेमेंट केवल अपने डेबिट कार्ड से कर पा रहा था, अब क्रेडिट कार्ड के लिंक होने की वजह से वो कई सारी केसेस में ओवर स्पेंडिंग भी करेगा, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा। और अगर आप बात करो मर्चेंट साइड से, वो उसी यूपीआई कोड के थ्रू उस पेमेंट को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है जैसे वो पहले कर रहा था। अब अगर हम सेकंड अनाउंसमेंट को देखें जिसमें आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया कि वो एक प्री अप्रूव क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करें ऑन यूपीआई, इस पूरी अनाउंसमेंट से आरबीआई का मेन फोकस था टू टारगेट आर एमएसएमई सेक्टर।
MSME स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये ऐसी इंटरप्राइजेज हैं जो कि साइज में तो काफी ज्यादा स्मॉल होती हैं, पर इनका जो रोल है हमारी जीडीपी में वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। आज MSME सेक्टर की अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं इंडिया की ग्रोथ में, तो इंडिया की जीडीपी का टोटल 30% केवल MSME कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो हमारे एक्सपोर्ट्स में से 40% एक्सपोर्ट्स MSME सेक्टर से आता है। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि MSME सेक्टर का ग्रोथ कितना ज्यादा जरूरी है हमारी इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ के लिए। अब किसी भी बिजनेस को ग्रो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए होती है वो होता है लोन और क्रेडिट, जिसके बेसिस पे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। और MSME सेक्टर के केस में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब MSME सेक्टर को लोन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ज्यादातर जो ये बिजनेसेस होते हैं ये टायर 3 या टायर 4 सिटीज में होते हैं, और इन सिटीज में जो एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और बैंकिंग वगैरह का ये काफी ज्यादा वीक होता है। और अगर किसी सिटी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल भी है तो वहाँ के जो मर्चेंट्स वगैरह हैं उनके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते जिससे वो क्रेडिट और लोन ले पाए। अब अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं जो कि ये दिखाता है कि कितना ऑलरेडी लोन डिस्पर्स किया जा चुका है इन द MSME सेक्टर, तो वो है टोटल 25 ट्रिलियन रुपीज का। पर अगर आप ग्राउंड पे रियलिटी देखोगे कि कितने लोन की जरूरत है, तो उसका अमाउंट निकल के आता है 69 ट्रिलियन रुपीज से भी ज्यादा का। और ये जो लोन का अमाउंट है ये हर साल 11.5 CAGR की रेट से ग्रो भी हो रहा है, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया के MSME सेक्टर में ग्रोथ का एक काफी ज्यादा बड़ा पोटेंशियल है। और ये जो पोटेंशियल है इसको हमें जल्दी से जल्दी टैप इन करने की जरूरत है। एंड RBI की ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है ये एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक है MSME सेक्टर के इस लोन के डिस्पर्समेंट के जो रेट है इसको बढ़ाने के लिए। बिकॉज जब एक नॉर्मल यूजर के पास एक ऑलरेडी क्रेडिट अप्रूव लोन उनके UPI पे अवेलेबल होगा, उस लोन को बैठे बैठे कभी भी विथिन मिनट्स अपने पास एक्सेसिबल कर पाएंगे, जिससे जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि आज के टाइम पे जब ये सब लोन का प्रोसेस UPI के थ्रू होगा तो बैंक्स का काफी ज्यादा कॉस्टिंग बचेगी जो उन्हें लोन के प्रोसेस में लगती थी। और इस कॉस्टिंग के बचने की वजह से वो जो ये लोन्स है वो इन कंज्यूमर्स को और भी सस्ते में दे पाएंगे, जिससे और भी ज्यादा लोग इन लोन्स को यूज करेंगे और हमारी जो ग्रोथ है इन द MSME सेक्टर वो और भी ज्यादा तेज हो पाएगी। अब ये तो हो गया कि किस तरह RBI अपनी 2 जीनियस स्ट्रेटेजीज के थ्रू इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की फिनटेक जायंट पेटीएम इसमें क्या रोल प्ले कर रही है और किस तरह वो इससे एक बहुत बड़ा कमबैक प्लान कर रहे हैं। ना मुझे ही पता है कि पेटीएम इंडिया के वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग IPOs में से एक है, जो कि अपनी लिस्टिंग से आज लगभग 70% डाउन है। जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने भी इस कंपनी को हमेशा एक स्टार्टअप बबल की तरह ही देखा है, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। अब अगर मैं इनकी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूं, तो पहली प्रॉब्लम है नो कस्टमर रिटेंशन, यानी कंपनी जिस बिजनेस में है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है और उसमें जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। क्योंकि आज मान के चलिए कंपनी किसी कस्टमर को रिटेन करती है और उस कस्टमर को रिटेन करने के लिए वो उनको कैशबैक वगैरह के तौर पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब उस पैसा खर्च करने के बाद जब कुछ टाइम बाद कंपनी प्लान करती है कि अब इस कस्टमर से पैसा कमाया जाए, और उसके लिए उन कैशबैक को वो रिड्यूस करते हैं और उनको जो डिफरेंट सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को लाइक रिचार्ज वगैरह भी, जब उन सारी सर्विसेज पे वो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्टिंग करना चालू करते हैं, तभी मार्केट में एक नई कंपनी आ जाती है जो कि उन्हें फिर से बहुत बड़े बड़े कैशबैक देने लगती है और वो कस्टमर बिना सोचे समझे उस नए ऐप पे शिफ्ट हो जाता है। और अगर हम इनके बिजनेस की सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो वो था इनका रैपिड एक्सपेंशन, जिस वजह से इनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें जो लॉसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। पर इन सब चीज़ों के बावजूद जब रिसेंटली मैंने कंपनी के बिजनेस पर नजर डाली तो इनके बिजनेस में कुछ ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि एक्चुअल में वर्थ इट है और कंपनी को एक बहुत बड़ा कमबैक दिखा सकते हैं। अब इन डेवलपमेंट्स को समझने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो और चैनल की डेवलपमेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इंडिया का जो UPI मार्केट है वो कौन ओन करता है। तो इंडिया के टोटल मार्केट में से 47% मार्केट शेयर ऑफ UPI अकेला फोन पे होल्ड करता है, बाकी बचे हुए में से 34% मार्केट शेयर ऑफ UPI गूगल पे ओन करता है एंड रिमेनिंग में से केवल 15% ही पेटीएम ओन करता है। पर 2 years बैक इन 2020 जब फोन पे जैसी कंपनीज प्रॉफिटेबल होने के लिए इंश्योरेंस वगैरह के मार्केट में एंटर हो रही थी, वहीं पर पेटीएम ने एक नया प्रोडक्ट निकाला जिसको कि हम पेटीएम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। आई एम श्योर इस साउंड बॉक्स की आवाज आपने भी मर्चेंट्स और शॉपकीपर्स पे पेमेंट करते वक्त सुनी होगी। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। और ये जो मर्चेंट्स का काम था वो काफी ज्यादा आसान और कन्वीनियंट कर देता था और इसके चलते पेटीएम ने काफी तेजी से अपने साउंड बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करे। अब शुरुआत में पेटीएम के कंपटीटर्स को लगा कि एक नॉर्मल सा ये इन्वेंशन है जिसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट यही पेटीएम की एक जीनियस स्ट्रेटजी सामने आती है। अब जैसा कि ये पता है कि पेटीएम एक बहुत बड़े वेंचर को ओन करता है जिसको कि हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नाम से जानते हैं, जिसके पास एक प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस भी है। अब क्योंकि 2020 में बाकी कोई भी कंपटीटर नहीं था जो कि इस तरह के कोई साउंड बॉक्स का फीचर दे रहा हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स ने केवल पेटीएम का ही साउंड बॉक्स लगाया बिकॉज उनके पास यही एक ऑप्शन था। अब इसके चलते पेटीएम के पास इंडिया के जो छोटे स्मॉल MSME बिजनेसेस और मर्चेंट्स हैं, इनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया और इस नेटवर्क के थ्रू थोड़े टाइम बाद जब पेटीएम के पास उनके रेगुलर ट्रांजैक्शंस और बिजनेस के डेटा आने लगे
तो उस डेटा के अकॉर्डिंग वो इन बिजनेसेस को स्मॉल और मीडियम साइज लोन देने लगे और ये सारे लोन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू दिए गए। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास सारा डेटा होता था कि एक मर्चेंट कितना बिजनेस कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो उन्हें लोन ऑफर करते थे और उन्हीं की रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग वो उन्हें इंटरेस्ट भी ऑफर करते थे। अब इससे पहले कि इनके जो कंपेटिटर्स हैं वो इस जीनियस स्ट्रेटेजी को समझ पाते, पेटीएम ने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा नेटवर्क बना लिया था एक मर्चेंट्स का। अब उसके बाद 2022 में इनके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने अपने साउंड बॉक्स निकालना ऑफर किए, बट यहाँ तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि अब कंपनी के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको वो कैपिटलाइज कर सकते थे। और इस तरह पेटीएम ने इंडिया के एमएसएमई सेक्टर में प्रेजेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को पहले से ही आइडेंटिफाई करके 2020 से ही उस पर कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया था। और जिसका रिजल्ट आज ये है कि अगर आप दिसंबर लास्ट ईयर 2022 के नंबर्स को देखोगे तो पेटीएम ने टोटल 3,665 करोड़ के लोन्स ऑलरेडी डिस्पर्स कर दिए हैं, जो कि एक 303% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर आप बात करें लोन्स की तो ये लोन मैक्सिमम 12 से लेकर 14 महीने तक के होते हैं, तो इस लोन से जो इनको रिटर्न्स है वो भी काफ़ी जल्दी मिलेंगे और मैक्सिमम ऑफ दीज लोन्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट के होते हैं जिस पर उन पर रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। और अगर हम बात करें आरबीआई की 2 अनाउंसमेंट के चलते, तो इन दोनों अनाउंसमेंट की वजह से पेटीएम के बिजनेस को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, बिकॉज इससे इनके प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स है उनकी स्पेंडिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा। और दूसरा जो क्रेडिट लाइन वाला अनाउंसमेंट था उसके चलते इनके जो मर्चेंट्स हैं और इनके जो कस्टमर्स है वो इनसे और भी ज़्यादा लोन लेंगे, जिस वजह से इनका जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा ग्रो होगा। तो ये तो था किस तरह पेटीएम ने इंडिया के एमएसएमई सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसको काफ़ी अच्छे से कैपिटलाइज किया। पर आगे चल के पेटीएम के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होने वाली, बिकॉज इनके जो बाकी कंपेटिटर्स हैं वो भी इस लेंडिंग के बिजनेस में एंटर हो चुके हैं और आने वाले टाइम में वो पेटीएम को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।